हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर इटालियन डेयरी फार्म में मैं नौकरी कैसे लगा, मुझे यहां पर काम किसने दिलवाया और यहां पर काम दिलवाने के बाद में मेरी यहां पर सैलरी कितनी है, यहां पर मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है मेरे पास में, मैं कब यहां पर आया था और कितना टाइम मुझे यहां पर हो गया है यहाँ डेयरी फार्म में काम करते हुए, या फिर इटली में आए हुए मुझे कितना टाइम हो गया है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं और मेरा खर्चा वगैरह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल सके। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरी यहाँ पर मतलब मैं इटली में आए हुए मुझे यहाँ पर कितना टाइम हो गया है। तो इटली में आए हुए मुझे यहाँ पर 3.5 साल हो गए हैं और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैं किस काम में लगा था, मैं यहाँ पर लगा था डेयरी फार्म के काम में, डेयरी फार्म के बाहर वाले काम में लगा था, जिसमें कि जो भैंसें होती हैं ना उनका चारा वगैरह खिसकाने का काम हो गया और बाहर हेल्पिंग वगैरह का काम हो गया। जो छोटी बच्चियां होती हैं भैंस के उनको दूध पिलाने का काम हो गया, जिनको कटड़ियाँ बोलते हैं, उनको दूध पिलाने का काम हो गया। ये सब कुछ काम मैं वहाँ पर उस डेयरी फार्म में करता था। वहाँ पर मैंने 1 साल काम किया है और वहाँ मतलब वो मालिक है ना बहुत ख़राब मालिक था, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ भी है। और बहुत सारे मालिक है ना सही भी होते हैं, बहुत सारे मालिक ख़राब होते हैं यहाँ पे। तो उसका मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ, आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हो। पहले का वीडियो है, पहले चैनल पर एक वीडियो है, तो वो उसको आप जाकर देख सकते हो। उसमें सब कुछ बताया है मैंने डिटेल में कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या काम करता था मैं उस डेयरी फार्म में। अब बात आती है कि वहाँ से जैसे ही मैंने काम छोड़ा, तो पहले तो वहाँ पर देखो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी थी, 1300 यूरो के करीब सैलरी मिलती थी। 1300 यूरो का अब के हिसाब से अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो 1300 यूरो का मतलब कि 1,35,000 रुपये के करीब बनता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कम बनता था, 1,10,000 ऐसे कुछ बनता था, क्योंकि रेट उस टाइम पे कम चल रहा था। 1 यूरो का रुपीज़ के हिसाब से कम रेट चल रहा था। तो वहाँ पर सैलरी तो अच्छी थी, 1300 यूरो, फिर 1200 यूरो हो गई थी। वो किसी कारण से 1200 यूरो हो गई थी कि भाई हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो उस मालिक ने 1200 यूरो कर दिया था। लेकिन 1200 यूरो भी ठीक ठाक ही सैलरी थी। लेकिन वहाँ पर है ना काम बहुत ज़्यादा हार्ड था। सुबह 3 बजे उठना पड़ता था और उठ करके 3 साढ़े 3 बजे उठ करके और फिर है ना सारा काम लगे रहो, चाहे बारिश आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी आए, पूरा दिन काम करना पड़ेगा। दिन में खाली 1 घंटा रेस्ट मिलता था, वो भी कभी कभी मिलता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रेस्ट ना भी मिले। तो ये काम था वहाँ पर उस डेयरी फार्म में और बहुत ख़राब काम था, मतलब बहुत ही घटिया डेयरी फार्म हो बताता हूँ आपको, हर बार मैंने आपको उसका जिक्र किया है। तो वो तो था, उस वाले डेयरी फार्म में मैंने काम किया था। उसमें तो 14-15 घंटे ऐसे ही चले जाते थे, 14-15 घंटे से ज़्यादा ही काम करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठ करके रात को 8-9 बजे तक काम करना पड़ता था। दिन में बस 1 घंटा रेस्ट मिलता था और फिर रात में सोते सोते 11 बज जाते थे। फिर सुबह उठते थे 3 बजे, 3:30 बजे वापस उठ जाते थे, कभी कभी 4 बजे भी उठ जाते थे। ऐसा काम था वहाँ पे। जैसे ही वहाँ से काम हमने किसी मजबूरी में छोड़ा, मैंने आपको बताया है कि किस मजबूरी में छोड़ा था, तो उस काम को हम लोगों ने मजबूरी में छोड़ा था। फिर मैंने यहाँ पर आ गया था, मैं विला लिटेरनो नाम की जगह है, यहाँ पर किसी के रूम पर मैं रुक गया था और 10 दिन मैं रूम पर रुका था। तब मैं सोच रहा था कि अरे यार काम तो कोई है नहीं, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, और पैसा भी नहीं आ रहा है और अभी रूम का किराया भी देना पड़ेगा। अगर 10-15 दिन से ज़्यादा अगर रुक गए हैं तो रूम का किराया वगैरह भी देना पड़ेगा हम लोगों को। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी और खेतीबाड़ी का काम किया नहीं था, बस डेयरी फार्म में ही आकर के काम किया था। वो भी सूट नहीं होगा, पता नहीं कैसा क्या काम होगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। पकड़े गए तो इंडिया फिर डिपोर्ट कर देंगे क्योंकि वीज़ा एक्सपायर हो गया था। अब ये सारी चीज़ें दिमाग में मेरे घूम रही थी। तब है ना मैं इधर उधर फ़ोन कर रहा था, इसको भी कर रहा था, उसको भी कर रहा था, जितने भी मेरे जान पहचान वाले थे सबको फ़ोन कर रहा था। और देखो भाई बात कैसी है, जो मेरे साथ आए थे ना मेरी फ़्लाइट में, बस वही मेरा फ़ोन उठा रहे थे, वही मेरे से बात कर रहे थे। बाकी लोगों ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया भाई। बाकी इतने सारे लोगों को मैंने फ़ोन किया है, सारों के सारों ने, सब के सब लोगों ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। जब उनको मैंने बताया ना सबसे पहले, तो उन्होंने उठा लिया था फ़ोन।
जब मैंने उनको बताया कि भाई मेरी जॉब छूट गई है, तो आप कैसे भी करके इधर उधर कोई छोटा मोटा काम मुझे दिलवा दो, ताकि है ना आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी भाई। कोई 700-800 यूरो का काम भी मिल जाएगा ना एक बार, तो भी बहुत है भाई मेरे लिए। तो उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया भाई। कितने ख़ास आदमी थे मेरे, उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, उन्होंने जवाब देना ही बंद कर दिया। यही सब होता है भाई, यही सब होता है हम लोगों के साथ में। जब हम काम पे लगे होते हैं ना, जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है, तब तो है ना हमें बहुत सारे लोग है ना हमारे चहीते हो जाते हैं, हमें पसंद करते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। लेकिन जब हमारे पास पैसा आना बंद हो जाता है ना, तब सारे लोग है ना मुंह फेर के ऐसे चल जाते हैं जैसे कि उनका कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों के साथ में, उनका कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों के साथ में, और वो हमें जानते ही नहीं, ऐसा बिहेव करते हैं भाई वो लोग। तो ये सिस्टम हुआ था मेरे साथ में। तभी अचानक एक कॉल आया मेरे भाई के पास में। मेरा भाई भी उसी टाइम पे आ गया था यहाँ पे, इटली में एंटर हो गया था। तो मेरे से 1 साल बाद में आ गया था, और 1 साल मैंने उस डेयरी फार्म में काम करके छोड़ दिया था। तब उसको नहीं पता था कि मैंने काम छोड़ दिया है। तब उसने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने उसका फ़ोन उठाया। उसने मुझसे पूछा था कहाँ पे है, मुझे एक काम आया है। तो मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ पे विला लिटेर्नो में ही बैठा हुआ हूँ। तो उसने फिर बोला कि यहाँ पे क्यों आ गया है, तेरे काम का क्या हुआ। तो मैंने उसको बोला कि कोई मजबूरी में काम को छोड़ना पड़ गया है, वो मैं बताऊँगा। उसको मैंने बताया, तो उसने बोला कि मेरे लिए तो ये काम आया है, लेकिन डेयरी फार्म का तुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, तू वहाँ पर जा कर के ट्राई कर कि उस काम में अच्छा है कि नहीं है। अगर वो काम तेरे सेट हो जाता है तब तो ठीक है, मैं तो थोड़े दिन खेती बाड़ी में जाता रहूँगा। और क्योंकि तू है ना खेती बाड़ी का काम उतना कर नहीं पाएगा, और मैं है ना शुरुआत में आया हूँ, तो मेरा एडजस्ट हो जाएगा काम। तो ऐसी बात हुई थी हमारी। तो हम दोनों भाई यहाँ पर आकर के काम को देख कर के गए थे। उसने जो यहाँ पर जिस आदमी ने यहाँ पर हमें काम के लिए बताया था, वो यहीं पे रहता था। उसने बताया कि भाई मैं अकेला रहता हूँ, और मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कोई दूसरी जगह पे जा कर के और कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ। और 2-3 लोग तो हों ही साथ में, ताकि कंपनी बनी रहे, ताकि हम लोग बातचीत करते रहें। लेकिन मुझे तो एकांत पसंद था। मैंने तो शुरुआत से ही ये सोच रखा था कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं अकेला काम करूँ। तो मैंने यहाँ पर आ कर के मैं यहाँ पर देखा, और मैंने एकदम देखा शांत माहौल है चारों तरफ, बिल्कुल चूँ चपड़ कुछ भी नहीं है। चारों तरफ है ना एकदम शांति है, एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, रात के टाइम पे तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, कुछ भी आवाज़ भी नहीं आती बिल्कुल भी। ऐसी शांति चाहिए थी मुझे। तब मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई, मैं कर लूँगा काम, लेकिन मुझे काम बता दो, 1-2 दिन तुम काम बता दो, 2-4 दिन या 5-10 दिन, जितने दिन तुम रुकोगे ना यहाँ पे। तो उसने बोला कि मैंने काम दूसरी जगह पे देख रखा है, मैं तुझे ज़्यादा दिन नहीं बता पाऊँगा काम, लेकिन 5-7 दिन तो बता ही सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन मैंने आ करके, और यहाँ पर इस वाले जो मिल्किंग पार्लर है, जिसको कि यहाँ पर इटली में मुंजीतूरा बोलते हैं, इसमें मशीनें होती हैं भैंसों के लगाने के लिए, दूध को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें आ करके मैंने देखा कि हाँ भाई, इस काम को थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, लेकिन अगर सीखने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 4-5 दिन प्रैक्टिस करूँगा, 10-15 दिन तो सीख जाऊँगा। तब उसने बोला कि हाँ ऐसे ऐसे करके लगाना है, ऐसे ऐसे करके लगाना है। फिर उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेगा तू। तो मैंने धीरे धीरे करके लगाया, लेकिन मेरे हाथ दर्द करने लग गए, हाथों में यहाँ पे दर्द होने लग गया था, और सब कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, और सितंबर का महीना था, उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी सर्दी आ गई थी, पानी भी ठंडा लग रहा था यहाँ पे। जब भैंसों के थन धोते हैं ना, तब पानी भी वो ठंडा लग रहा था मुझे। तब उसने बोला कि भाई तू है ना कर तो लेगा, लेकिन है ना तुझे प्रैक्टिस और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और थोड़ा फास्ट किया कर, थोड़ा और फास्ट किया कर, काम को फास्ट किया कर। तब मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो फिर उसने 1 या 2 दिन मुझे काम बताया, और फिर है ना वो बोला कि भाई मैं अब जाने वाला हूँ। तो दूसरे दिन फिर उसने बोला कि तुम है ना यहाँ पर बैग वगैरह सब कुछ उठा करके ले आओ। तो मैंने उसको बोला कि मैं 1-2 दिन रुक जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा तुम्हारे पास में। तो उसने बोला कि दूसरे आदमी ने हाँ कर रखी है मेरे काम के लिए, अगर तुम आज अभी इसी टाइम पे नहीं आ पाए ना, तो दूसरा आदमी यहाँ पे आ जाएगा। भाई यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है कि अगर आप एक दिन काम पर नहीं पहुँच पाओगे ना, जिस काम को, फिक्स काम को आप देखने वाले हो, कोई मालिक ठीक ठाक सा मिल रहा है, अगर आप उस काम पे एक दिन नहीं पहुँच पाओगे, तो भाई उस दिन 1 घंटा भी अगर मैं लेट हो जाता ना,
तो भाई दूसरा आदमी यहाँ पर आ जाता और वो यहाँ पर काम कर रहा होता और मुझे पता नहीं काम मिलता कि नहीं मिलता, कहाँ पर काम मिलता, वो सब कुछ मेरे लिए ऐसा हो जाता कि भाई अब पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब कुछ हो जाता। सारी बातें दिमाग में घूमने लगती, दोबारा से टेंशन हो जाती उस बात की। तो मैं उसी टाइम पे बैग उठा करके और पैदल पैदल भाई 7-8 किलोमीटर दूर पैदल पैदल, मैं ज़्यादा रिस्क वो टेंशन लिया ही नहीं, ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मतलब वहाँ से काम छोड़ा था ना, तब उसने पैसा भी नहीं दिया था हमें, जो उस मालिक ने पैसा भी नहीं दिया था हमें, वो सारा पैसा खा गया था। ऐसे मालिक भी होते हैं, कुछ मालिक होते हैं ऐसे जो सारे पैसे खा जाते हैं आपके काम करवाने के बावजूद भी, चाहे आप कितनी भी साल काम करो वो पैसा खा जाएगा आपका। कुछ मालिक ही होते हैं, 1-8% मालिक होते हैं, 100 में से कोई एक आदमी होगा जो आपका पैसा खा जाएगा, बाकी 99 आदमी है ना वो आपका पैसा देंगे। इटालियन आदमी बहुत अच्छे होते हैं, मैं इटली की कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कोई एक आदमी ऐसा होता है और उसी एक आदमी के पास में हमें जाना पड़ता है। शुरू में जब हमें कोई नॉलेज नहीं होती है तब उसी आदमी के पास में हमें जाना पड़ता है भाई। तो इस मालिक के पास में मैं आ गया था और मेरे पास पैसा नहीं था। मैं 2 बैग मेरे पास में थे, एक मैंने यहाँ पर उठाया हुआ था, एक मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं अपने रास्ते चल करके और यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पर आकर के मैंने बैग वगैरह रख दिए और उसने बोला कि अभी काम पे लग जा दोपहर के टाइम पे, ठीक है, शाम के टाइम का काम शुरू होगा अभी 3-3:30 बजे, तो यहाँ पे काम पे लग जा भाई तुम। तो उसने मुझे ऐसे ऐसे करके सारा काम बता दिया है यहाँ पे कि कैसे कैसे काम करना है, यहाँ पर करना है, वहाँ पर करना है, तो उसने सब कुछ बता दिया। फिर मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। फिर वो जो मालिक है ना, मालिक का लड़का, वो उसने आकर के और इसको पैसे देने थे, उस लड़के को पैसे देने थे, तब उसने मेरे से पूछा कि यहाँ पर आओ, तो मैंने यहाँ पर आ गया। तो उसने मुझे यहाँ पर बुला के पूछा कि काम को कर लोगे, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा काम को, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लैंग्वेज आने लग गई थी थोड़ी बहुत। फिर उसने बोला कि क्या आपको काम पसंद है, यहाँ पे पूछा जाता है। इटालियन ने जो लोग होते हैं ना वो खाली ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं आपसे कि क्या आपको काम पसंद है। ती पियाचे क्वेस्तो लवोरो ऐसे करके पूछते हैं, यहाँ की लैंग्वेज है या ती पियाचे क्वेस्तो लवोरो। तो मैंने उसको कहा कि हाँ मुझे ये काम पसंद है, तो मैं ये काम कर लूँगा बड़ी आसानी से। मैंने है ना 1 साल कापुआ में भी काम किया है। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, करके देखो। तो मैंने उस दिन काम किया। फिर दूसरे दिन वो जाने लग गया ना, तब सुबह के टाइम पे वो निकल गया, वो लड़का है ना यहाँ से निकल गया। तो उसको पैसा वैसा दे दिया और उसको रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके आ गया मालिक। फिर दूसरे दिन मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। अब मैंने काम करना स्टार्ट किया शाम के टाइम पे और वो मालिक का लड़का भी यहाँ पे आ गया। मैंने हाथ से दूध निकाला हुआ थी, नहीं था कभी भैंस का, तो मैं कैसे न कैसे ज़बरदस्ती कर करके निकाला था। उसको पता लग गया कि भाई इसको काम नहीं आता है, तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सीख जाएगा। फिर वो एक दिन ही आया था वो मालिक का लड़का। फिर धीरे धीरे करके मेरा काम एडजस्ट हो गया। और सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी भैंस है, क्या करना है, कौन सी भैंस का दूध ख़राब होता है तो उसको कैसे निकालना है। पहले तो ऐसे ही खून मिक्स हो जाता था, जो भैंस के थन में खून हो जाता ना वो कभी मिक्स हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती। तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी शुरुआत में। तो 1-1.5 महीना तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने मतलब काम कर तो रहा था, लेकिन है ना ऐसे रुचि भी नहीं थी उस टाइम पे कि यार बहुत ज़्यादा गलत जगह फंस गया हूँ, हाथ ज़्यादा है, यहाँ पर दर्द कर रहे हैं, यहाँ पर दर्द कर रहे हैं, सब कुछ दर्द कर रहा है। तो मैंने इस मालिक ने है ना मेरी पहले तो 900 यूरो में बात करी थी कि भाई 900 यूरो तुझे दे देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे काम करने लग जा। तो मैंने देखा कि भाई बैठे हैं उससे तो सही है कि भाई कुछ तो आए, कुछ काम तो करते रहें, उससे कुछ तो आए। तब यहाँ पर उतनी ज़्यादा भैंसें भी नहीं थी, तब है ना 80 के करीब भैंसें थी, 80-85 के करीब भैंसें थी। तब उसने मुझे 900 यूरो में बात करी थी, लेकिन 950 यूरो दिए थे इसने मुझे, कि इसने बोला कि तुम काम अच्छा करते हो, तुमको लैंग्वेज आती है और तुम अच्छा काम सीख भी जाओगे और धीरे धीरे करके हम और भी बढ़ा देंगे तुम्हारा पैसा। फिर इसने धीरे धीरे करके 1 साल तक कोई नहीं पैसा बढ़ाया, कि ऐसे ही पैसा देता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी मैं करता रहा। और बड़ा अच्छा मालिक है और इसने मुझे कुछ भी नहीं बोला था। और उसने मेरे पहली बार मेरे कहने पर ही इसने मेरे पेपर भी भरवा दिए थे, ठीक है, 9 महीने वाले, दोबारा से वीज़ा लगवाने के लिए कि भाई दोबारा मुझे लीगल होना है यहाँ पे।
तो ये ऐसी बात हुई थी मेरे साथ में, ठीक है। और फिर है ना, जब 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया तब मैंने ही इसको बोला कि भाई अब तो पैसा बढ़ा दो, अब 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो मैंने इसको बोला कि 1100 यूरो दे दो तुम मुझे। तो इसने बोला कि 1100 यूरो तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 50 यूरो मैं अभी बढ़ा देता हूँ तुम्हारे, तो 950 तुम्हारे यूरो दे रहा हूँ मैं तुम्हें, 1000 यूरो देने लग जाऊँगा। तो इसने मुझे 1000 यूरो देना स्टार्ट कर दिया। और फिर है ना, इसने मुझे बोला कि अब जब भैंसें वापस से बचा देना स्टार्ट करेंगी ना, मतलब कि अब की बार, तो अब की बार मैं तुम्हारे पैसे और ज़्यादा बढ़ा दूँगा, 100 यूरो और बढ़ा दूँगा, 1100 यूरो तुझे देने लग जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। और इसने अब की बार मेरे पेपर भी भरवा दिए और मैं इंडिया जा कर के वापस भी आ गया, मेरा वीज़ा भी लग गया है और अब आगे का प्रोसेस भी चलने लग गया है कि पेपरों का प्रोसेस हो जो होता है ना यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, वो भी चलने लग गया। सारा कुछ सही है, मालिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मालिक होते हैं यहाँ पे इटली में, बहुत अच्छे लोग होते हैं, घुल मिल जाने वाले लोग। लेकिन है ना, वो लोग उसी के लिए होते हैं जो लोग यहाँ पर आकर के अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये लोग अच्छे होते हैं, बाकी किसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं ये लोग। बस उन्हीं के लिए होते हैं ये लोग अच्छे, इनको काम से मतलब होता है, इनको कोई बकवास नहीं चाहिए होती है भाई कोई। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा खर्चा कितना आ जाता है। हम 2 लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरा 100, 120 यूरो, 130 यूरो ऐसे खर्चा आ जाता है एक महीने का, मतलब कि 12-13 हज़ार, 14 हज़ार रुपये। मेरी सैलरी है 1,10,000 रुपये इंडिया की, तो इतना मेरा खर्चा आ जाता है और ऐसा मेरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, नए लोगों को पता लगे कि इटली में आकर के काम कैसे करते हैं और यहाँ पर कैसे सरवाइव किया जाता है। तो सब कुछ आप इंडिया से जब आओ तो इटालियन लैंग्वेज ज़रूर सीख करके आओ, यही मेरा कहना है। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।